नेशनल इनकम किसी भी तैयारी करने वाले बच्चे के लिए एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसका जो आप वेटेज देखेंगे लगभग हर तरह के पेपर में इससे सवाल पूछे जाते हैं, और सवाल कुछ ऐसे होते हैं जिसे आप अगर आपने एक बार कर लिया तो आपको इसमें नंबर तो कटेंगे ही नहीं, या आपसे क्वेश्चन बन ही जाएगा। कॉम्पिटिटिव में जो भी पूछे जाते हैं, जिस तरह से सवाल पूछे जाते हैं इस चैप्टर पर, वो सब हम आज के इस क्लास में करने वाले हैं। आपको बता दूं कि ये जो नेशनल इनकम है ये एसएससी में पूछा जाता है, एमटीएस जैसे एग्जाम में, फिर जो पुलिस लेवल पे एग्जाम होते हैं, इसके अलावा जो स्टेट पुलिस होते हैं उन एग्जाम्स में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग करेंगे नेशनल इनकम के बारे में, इससे जुड़े ये है क्या उसको समझेंगे, साथ ही जानेंगे कि नेशनल इनकम के जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट जो इससे रिलेटेड है, वहीं से सवाल बनते हैं, और कुछ हिस्टोरिकल इधर उधर के बिखरे हुए पॉइंट्स को उनको भी एक जगह पे कर लेंगे, ताकि जब भी और जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाए हम इजीली उन्हें चुटकियों में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए तो आप सिंपल सा अपने आय से उसको जोड़ दीजिए। आपके या आपकी फैमिली की आय कैसी होती है, तो फैमिली जो है हमारा, उसका एक साल का अगर हम इनकम देख रहे हैं कि क्या है इनकम, यहाँ पे थोड़ा टर्म यूज होगा गुड्स एंड सर्विस के रूप में, तो क्या है, तो एक साल का अगर आप सालाना इनकम निकालते हैं ना, उसी तरह से लगभग हम जब अपने 4-5 लोग जो रहने वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं, अपना परिवार जिसे कहते हैं, तो भारत भी हमारा एक परिवार है या राष्ट्र है किसी भी देश का, हमारे लिए भारत हमारा परिवार है। तो हम जानेंगे एक साल में उसका इनकम कैसा होता है, यही इसका राष्ट्रीय इनकम है। देखिए डेफिनेशन के तौर पे हम आपको यहाँ पर मैंने लिखवाया है, डेफिनेशन लिखा है। देखिए राष्ट्रीय होता क्या है, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक साल के दौरान जो भी 2 तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। एक आपको पहले भी मैंने अपनी क्लासेस में बताया है कि एक तरह का चीज़ होता है वस्तु और दूसरा होता है सेवा। तो 2 तरह की चीज़ें बनती हैं, और वो जो वस्तु और सेवा है उनका जो कीमत होता है, वो टोटल जो होता है वो कहलाता है राष्ट्रीय आय। तो परिभाषा के तौर पे देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित होने वाले अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, मुद्रा के रूप में मूल्य होता है, उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आय, वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। अगर आपको डेफिनेशन स्क्रीनशॉट करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय यही है। अब हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो राष्ट्रीय आय से संबंधित जो कॉन्सेप्ट्स है वहाँ से सवाल बनते हैं। नेशनल इनकम, इसके कॉन्सेप्ट कैसे हैं, तो पहले हम इंडिया को बताएं। इंडिया एग्जाम्पल है, वो किसी भी देश का हो सकता है, हमारा तो यही है, तो हम इसी के बारे में बताएंगे, इसके माध्यम से। भारत हमारा घर। अब हम राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है उनको हम देखेंगे, कौन कौन सी चीजें हम देखने वाले हैं। राष्ट्रीय आय में हम क्या क्या चीज देखेंगे। पहला की अवधारणा है, अवधारणा है या कॉन्सेप्ट। पहला आपसे पूछा जाता है सकल घरेलू उत्पाद, फिर दूसरा होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद, तीसरा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और अंतिम हम देख लेंगे कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। बेसिकली इनकी जो ये जो है ना, ये 1 2 3 4
बेसिकली राष्ट्रीय आय में ज़्यादातर सवाल आने के चांस और जो आपको बेहतरीन ढंग से समझना है यही चारों कॉन्सेप्ट को समझना है। और आज मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगी, इस क्लास में बताऊंगी कि इनके संबंध क्या है आपसे और ये कैसे आप इजीली याद रख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार याद रख लेते हैं तो यकीन मानिए आपको अपकमिंग जो भी आपके एग्जाम्स होंगे उसमें आप इसके सवाल जो हैं वो डेफिनेटली आपसे सही होंगे। इसके इंग्लिश नाम भी हम इसको शॉर्टकट जो हम इसका है वो हम यहाँ देख लेते हैं। सकल घरेलू उत्पाद को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, GDP। ये आप न्यूज़पेपर में भी ये टर्म अक्सर देखते हैं। शुद्ध जो है, शुद्ध को कहते हैं NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं NNP, NNP मतलब शुद्ध नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये चारों चीज़ें हम जानेंगे। पहले हम बात करते हैं घरेलू इनकम के बारे में। हम नेशनल इनकम को दो स्तर पर रख करके देखेंगे, एक जो घर की बाउंड्री के भीतर होगा उसके बारे में, और दूसरा चूँकि हम तो विदेशी व्यापार भी करते हैं ना, ये कोई भी राष्ट्र आज के दौर में उसका विदेशी व्यापार है। तो विदेशी व्यापार हो रहा है तो कैसे ये क्या चेंजेस आता है, या क्या डिफरेंस लाता है कि घर की इनकम और जो बाहर आना जाना हो रहा है उसका। पहले बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद का जो डेफिनेशन है ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि पेपर में कई बार आपको सीधे तौर पे GDP की जो डेफिनेशन है वहीं से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। अब इसको पहले समझिए कि क्या है ये। पहला नंबर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो घर की बात करते हैं, जो कि हमारा इंडिया को मान लेते हैं अपने लिए। तो ये हमारा बाउंड्री है, ये क्या है हमारा घर। इस बाउंड्री के अंदर एक घरेलू सीमा, घरेलू सीमा यही हमारी बाउंड्री हो गई। इस बाउंड्री के अंदर कितने दिन के लिए राष्ट्रीय आय का जितना भी माप होता है वो 1 साल का होता है। वित्तीय वर्ष कैसे 1 साल का रहता है, 1 साल। इस बाउंड्री के भीतर 1 साल में जितने भी अंतिम उत्पाद बन रहे हैं, अंतिम वस्तु और सेवा, अंतिम वस्तु और सेवा जो भी बन रहा है इस बाउंड्री के अंदर 1 साल में जितने भी अंतिम वस्तु और सेवा बन रहे हैं उनका मौद्रिक मूल्य, मतलब अगर ये पेन बन रहा है, जैसे 100 पेन बन रहे हैं भारत में, तो और इसका बाजार में जो कीमत होगा मुद्रा के रूप में इसका जो कीमत होगा अगर वो 10 रुपये का है तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि वो जो वैल्यू होगा वो क्या होगा मुद्रा के टर्म में। इसको मुद्रा के टर्म में 10 रुपये का या जो भी है, तो हम क्या करते हैं मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक मूल्य। तो आप GDP में क्या चीज़ देखते हैं, पहला देखते हैं 1 साल का है, कैलकुलेशन है कितना क्या क्या चीज़ शामिल होगा, तो अंतिम वस्तु और सेवा शामिल होगा, और कैसा वैल्यू होगा तो मौद्रिक मूल्य के रूप में होगा, और कहाँ पे होगा तो घरेलू सीमा के भीतर होगा। चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, घरेलू सीमा। घरेलू सीमा, इस सीमा के अंदर अगर आपका ये घर है तो आपका घर का एक बाउंड्री होता है ना, ये आपका घर और इसका एक बाउंड्री है। इसी बाउंड्री के भीतर मतलब इसी घर के अंदर आसपास जितना भी 1 साल के में वस्तु और सेवाएं बनती है उसको GDP कहा जाता है, उसके अंतिम वैल्यू। ये था GDP। इसके डेफिनेशन को आपको थोड़ा याद रखें तो बेहतर होगा। GDP में आप किन बातों को याद रखेंगे वो मैं यहाँ लिखवा दे रही हूँ। SSC में कई बार यही पूछा गया है कि इसका फुल फॉर्म मतलब इसका विस्तारित रूप क्या है। तो ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये इसका विस्तार है। GDP में आपको 2-3 बातें जो याद रखनी है। GDP क्या होता है, एक घरेलू सीमा में नंबर 1 है घरेलू सीमा, सीमा के भीतर 1 वर्ष में। उसके डेफिनेशन को मैं तोड़ करके बता रही हूँ ताकि आप एकदम क्लियर रहें
कि क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। इसका डेफिनेशन ये है जिसे मैं तोड़ रही हूँ। पहली कि घरेलू सीमा के भीतर कितने दिन में, 1 साल में कितनी अंतिम वस्तु और सेवाएं बनेंगी। अंतिम वस्तुएं जो है और सेवाएं, अंतिम वस्तु और सेवाओं, अंतिम वस्तु और सेवाओं का कैसा मूल्य शामिल किया जा रहा है, मुद्रा के रूप में, मौद्रिक मूल्य। वो क्या कहलाता है, तो कहलाता है जीडीपी। अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य घरेलू सीमा के भीतर कहलाता है जीडीपी। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए। तो ये था जीडीपी जिसको हम जान रहे हैं। अच्छा हाँ, अंतिम वस्तु क्या होता है ये भी आपको बता दें कि अंतिम वस्तु ऐसी वस्तुएं होती हैं, अब वस्तु को मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु के रूप में। अगर हम रोटी बना करके बेच रहे हैं, रोटी बनाने का काम है, रोटी बना करके बेच रहे हैं, तो मध्यवर्ती वस्तु उसका क्या हो जाएगा, आटा। आटा उसका मध्यवर्ती वस्तु है और फाइनल गुड अंतिम वस्तु क्या है, जो आप बेच रहे हैं, बिक रहा है, लोग जिसको डायरेक्ट खरीदेंगे और खा जाएंगे, वही रोटी। तो अंतिम वस्तु हम कैसी चीज़ों को शामिल कर रहे हैं, अंतिम वस्तु को, जिसको कंज्यूमर खाना है, तो ये खाने का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये होता है अंतिम वस्तु। चलो जीडीपी के बाद हम आते हैं, जीडीपी हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एनडीपी की, शुद्ध घरेलू उत्पाद के ऊपर। दूसरा जो कॉन्सेप्ट था हमारा वो था शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसको कहते हैं, शुद्ध के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी। शुद्ध घरेलू उत्पाद में हम देखेंगे एनडीपी क्या होता है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि अगर रोटी बनाने का काम है, तो रोटी बनाने के काम में आपको अगर आप देखते हैं तो आपकी जो मशीनरी इस्तेमाल होती है, अगर मशीन से रोटी बन रहा है तो, या अदरवाइज ऐसे भी जो भी आप इक्विपमेंट उसमें इस्तेमाल करने वाले जो चीज़ें आप इस्तेमाल करें, बेलना चौकी है, हालांकि तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मशीनरी, अगर मशीन से रोटी आप बना रहे हैं, सपोज करिए मशीन से आप रोटी बना रहे हैं, तो होगा क्या कि वो जो मशीन है उसकी भी तो एक वैलिडिटी होती है ना, हर साल उसका वैल्यू क्या होगा, थोड़ा थोड़ा घटता है। तो हम जब हम टोटल इनकम को जोड़ रहे हैं उसमें से कि इसके द्वारा इतना मिला है, तो हम देखेंगे कि मशीन की जो घिसावट हुई उस साल, उसके लागत को हम घटा देंगे उसमें। मशीन की जो घिसावट की जो कीमत लगी, कीमत आई, उसको घटाएंगे। ये मान के चलते हैं जो मशीन रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है उसकी वैलिडिटी जो है वो 10 साल की है, और वो मशीन हमने 1 लाख रुपये में खरीदी है, और हर साल उसमें 10,000 रुपये का घिसावट हो जा रहा है। तो ये 10,000 रुपये 1 साल में जितना भी रोटी हमने बेचा उसमें से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, शुद्ध रूप मिलेगा कि मशीन की लागत को जब हम हटा रहे हैं, घिसावट को घटा रहे हैं, तो उससे अब जो इनकम हम देखेंगे वो क्या होगा, शुद्ध इनकम होगा। तो ये हम करते हैं। तो जब भी आपसे बोला जाए, जब भी आपसे पेपर में पूछा जाए कि घरेलू इनकम में से हमको शुद्ध घरेलू रूप चाहिए, तब आप क्या करेंगे, जिसमें से बोला गया है उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको क्या घटाना है, डेप्रिसिएशन कहा जाता है या घिसावट या मूल्यह्रास कहा जाता है, इसको आप घटा देते हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद है एनडीपी। कैसे जाएंगे, आप क्या करेंगे एनडीपी लाने के लिए, एनडीपी लाने के लिए आप क्या करेंगे, किसके बारे में बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक इनकम के बारे में, डी के बारे में बात कर रहे हैं, घरेलू इनकम के बारे में। आप क्या करेंगे, ये जो हमने जीडीपी से पहले बताया था, जीडीपी, और अच्छा हाँ ये भी बता दो, सकल या ग्रॉस जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कुछ नहीं है, वो टोटल को कहा जाता है। इकोनॉमिक्स में सकल या टोटल को कहा जाता है ग्रॉस कहते हैं, इस्तेमाल करने के लिए। एनडीपी लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल घर का इनकम था, जीडीपी, हमारे घर का टोटल इनकम क्या था, जीडीपी था, इस जीडीपी में से हम क्या घटा देंगे, जो मशीन की जो घिसावट की जो लागत आई ना, उसको हम घटाते हैं।
इसके लिए टर्म यूज होता है घिसावट करना। हम घटा देते हैं घिसावट में, घिसावट को, या इस्तेमाल होता है टर्म, क्योंकि पेपर में इस तरह का टर्म यूज रहता है इसलिए मैं यहाँ लिखा दी, मूल्यह्रास। या एक और टर्म यूज किया जाता है एग्जाम में आपके, अवमूल्यन। इन सब का मतलब एक ही है। जब भी आपसे पेपर में शुद्ध रूप की बात करेगा और जिसके शुद्ध रूप की बात करेगा, आप उसके टोटल में से सिर्फ और सिर्फ याद रखिए कि आपको घिसावट, मूल्यह्रास या फिर अवमूल्यन, मतलब कीमत में जो कमी आती है उस चीज़ को आप घटाते हैं। घिसावट जो मशीनरी, ये घिसावट व्यय होता क्या है? एक एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि घिसावट व्यय का अर्थ क्या है, किसकी घिसावट? तो आप जानिएगा कि जो भी वस्तुओं को बनाने में जिस मशीनरी का इस्तेमाल किया गया होगा उसमें जो घिसावट आएगी उसी को यहाँ पे घिसावट कहा गया। ये घिसावट क्या है? जिस मशीनरी या जिस यंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है, मशीनरी की जो घिसावट हुई, जो लागत आई उसमें हर साल, उसका जो कीमत घटेगा, उसको हम मशीनरी की यहाँ पे घिसावट की बात करते हैं, उसको घटाते हैं। तो उम्मीद है आपको घरेलू इनकम मतलब जीडीपी और साथ में एनडीपी के बारे में कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम। दो जो और था मतलब, पहला सकल राष्ट्रीय आय, आय और शुद्ध राष्ट्रीय आय। अब हम इन दोनों को समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। फिर से हम लोग इंडिया की बात करते हैं। इंडिया हमारा होम स्टेट है। मैप पे कोई कमेंट मत कीजिएगा क्योंकि मैं आपको एकदम से एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती, बस आपको टॉपिक को समझने लायक बता सकती हूँ। टॉपिक को समझने लायक मैप होगा। यहाँ पे कोई क्या कहें पेंटिंग कंपटीशन नहीं है तो उस पर ज़्यादा फोकस ना करें, बस समझ लेते हैं। घरेलू इनकम में मैंने बताया कि घर के भीतर एक साल में जो भी चीज़ें बन रही है उनका मौलिक मूल्य है। घर के बारे में जो जीडीपी था घर की बाउंड्री के भीतर था। तो इस बाउंड्री में आप जानते हैं कि इस बाउंड्री में बाहरी कंपनी, बाहरी लोग भी आके काम कर रहे हैं, बाहरी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जब वो इनकम जनरेट करेंगे, जो पैसा वो कमाएंगे वो अपने देश भेजेंगे। कौन सी कंपनी? फ्लिपकार्ट आई थिंक बाहरी कंपनी है ना। तो मान लीजिए बाहरी कोई कंपनी आ गई, फ्लिपकार्ट आ गई, वो भारत में बिजनेस कर रही है। जीडीपी, अब ये बाहर की कोई कंपनी आई और जो इनकम होगा वो अपने देश भेज देगी। तो वहीं हमारे देश की कोई कंपनी बाहर जाकर के काम कर रही है या हमारे देश का कोई व्यक्ति जो है वो बाहर जाकर के बाहर काम कर रहा है, हमारे घर का आदमी बाहर जाकर के काम कर रहा है, तो वो जो इनकम लेकर के आएगा वो देश में भेजेगा अपने घर परिवार को, अपने घर में लेकर के आएगा। तो जीडीपी और जीएनपी में बस इसी चीज का अंतर आता है। क्या अंतर आता है कि जितना जो विदेशी हमारे यहाँ से ले गया पैसा और भारत का आदमी जो भारत लेके आया पैसा, उनका जो डिफरेंस उसको हम घटा लेते हैं और जीडीपी में जोड़ देते हैं। तब जो इनकम मिलता है बाउंड्री को क्रॉस करने के बाद का इनकम, वो हमारा क्या कहलाता है? सकल राष्ट्रीय आय। सकल मतलब राष्ट्र का आय। अब तक तो ये घर का आय था, अब विदेशी पैसा को जब जोड़ेंगे, विदेशी जो यहाँ से ले गया और भारतीय जो यहाँ पे पैसा लाया उसके पैसे को हम जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा सकल राष्ट्रीय आय। देखिए सकल राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगा? जीडीपी जो हमारे घर का इनकम था, घरेलू इनकम जो था हमारा, घरेलू आय जीडीपी, जीडीपी था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हम इसमें क्या जोड़ देंगे?
विदेशी जो पैसा ले गया और भारतीय जो पैसा, भारत का हम संदर्भ ले रहे हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट में भारत नहीं रहता है, हम भारतीय हैं तो ज़्यादा समझ आएगा, इसलिए हमने भारत का संदर्भ ले लिया। जीडीपी, जीडीपी में हम क्या जोड़ेंगे, तो जो मान लीजिए कि हमारा जो घर का लड़का था, हमारे घर का लोग जो था, वो 100 रुपये कमा करके ला रहा है विदेश से, और बाहरी कोई आके यहाँ पे 80 रुपये भारत से कमा के जाना है, तो हम इसको घटा देंगे। तो अब जो हमको मिलेगा तो ये क्या हो गया, शुद्ध रूप से भारत का हुआ कि भारत एक्स्ट्रा में 20 रुपये बाहर से लेकर के आया है, उसको हम किस में जोड़ देंगे, जीडीपी में। ये जोड़ेंगे हम शुद्ध विदेशी आय, ये जो आय होगा ये क्या होगा, शुद्ध विदेशी आय होगा। तो हम जोड़ रहे हैं शुद्ध विदेशी आय। हमने क्या जोड़ दिया, घरेलू आय में जो शुद्ध रूप से विदेशी आय आया था उसको जोड़ दिया। तो ये जो हमको मिलेगा ये क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा सकल राष्ट्रीय आय मिल जाएगा। अब ये बेस का इनकम, सकल राष्ट्रीय आय आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं जीएनपी। ये बहुत सिंपल है, आपसे पूछा जाता है पेपर में कि जीडीपी मतलब घर की इनकम और जीएनपी जो राष्ट्र की इनकम है, उसमें डिफरेंस किस चीज़ का है, क्या चीज़ का अंतर है। तो अगर हम इसको हटा देते हैं जीएनपी में, तो ये हमको जीडीपी मिल जाएगा, घर की इनकम। और जीएनपी अगर हमको लाना है तो हम बस क्या जोड़ते हैं, विदेशी इनकम को। तो अंतर क्या बात है, हम यहाँ लिख देते हैं कि जीडीपी और जीएनपी में और जीएनपी में ये चीज़ पूछा गया है एग्जाम में, और जीएनपी में अंतर किस बात का है, अंतर किस चीज़ का है, तो अंतर जो आता है वो आपका आता है विदेशी आय, शुद्ध विदेशी आय। यहाँ अंतर किस चीज़ का है, शुद्ध विदेशी आय, और कोई अंतर नहीं। शुद्ध विदेशी आय को अगर हमने हटा दिया तो घरेलू इनकम बन गई, अगर हमने घरेलू इनकम में शुद्ध विदेशी आय को जोड़ दिया तो राष्ट्र की इनकम बन गई, देश की इनकम बन गई, शुद्ध सकल राष्ट्रीय आय आ गई। तो ये था आपका जीडीपी और जीएनपी का डिफरेंस, और क्या होता है जीएनपी और जीडीपी, ये हमने आपको अभी बताया। अब जानेंगे कि भाई शुद्ध सकल से शुद्ध रूप कैसे प्राप्त करेंगे। आपको पहले ही मैंने जीडीपी के बारे में बताया, जीडीपी और जीडीपी और एनडीपी के बारे में बताया। आपको मैंने बताया कि सकल का मतलब हो गया एक तरह से टोटल, और शुद्ध हो गया कि क्या शुद्ध निकलना है। जैसे अगर आपने घी बनाते हुए अगर देखा होगा तो आप जानते हैं कि उसमें क्या होता है कि आप इतना सारा मक्खन डालते हैं, तो हम देखेंगे ना कि मक्खन जब घी अलग हो जाता है उसमें कुछ ब्राउन कलर का उसका बच जाता है, मक्खन का ही पार्ट होता है जो जगह पर। तो अगर हम उसको टोटल का तो नहीं कहेंगे कि इतना हो गया वो घी, हम क्या करेंगे जो उसका वेस्टेज है उसको हटाएंगे, तब देखेंगे कि शुद्ध रूप से हमको 1 kg घी निकला या कुछ नहीं। तो ये होता है ना शुद्ध और टोटल के डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या होता है, शुद्ध और टोटल का डिफरेंस है। किस चीज़ का डिफरेंस है, आपको अभी मैंने बताया, घिसावट जो लगता है, जिस मशीनरी का इस्तेमाल हुआ है चीज़ों को बनाने में, उसकी जो घिसावट लागत आती है उसको हम घटा देते हैं। तो जब भी ऐसा करेंगे तो हमको हर, चाहे वो जीडीपी के मामले में हो या फिर जीएनपी के मामले में, हमें मिल जाता है उसका शुद्ध रूप। यहाँ पे जीएनपी की बात की गई और हमको क्या लाना है, शुद्ध रूप लाना है, हमें लाना है एनएनपी। तो एनएनपी कैसे आएगा, हम इस टोटल को जिसे कहा जाता है जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक नेशनल प्रोडक्ट, हमने जीएनपी में से क्या घटाया, जो शुद्ध रूप हमें मिलेगा। शुद्ध रूप हमें कैसे मिलेगा, जीएनपी में से हमें घिसावट लागत को घटा देना, घिसावट या अवमूल्यन को हटा देना। जब हम सकल राष्ट्रीय आय में से इसे घटाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय आय की प्राप्ति हो जाती है। तो ये था आपका राष्ट्रीय आय से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट, और उम्मीद है कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा।
जब आगे हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे तब आपको और भी रिफाइंड वे में समझ आएगा। और मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा रिविज़न करना होगा इस टॉपिक में। अगर इस वीडियो को आप लगातार आराम से बैठ करके एक बार देख लीजिए तो 90% आपको वहीं पे याद हो जाएगा। और एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया तो आप इसे भूलेंगे नहीं, सालों सालों तक आपको याद रखेंगे। बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि क्या करना होगा। तो सकल से हमने शुद्ध जान लिया। अब नेशनल इनकम से जुड़े हुए कुछ और भी टर्म्स हैं जिन्हें हम थोड़ा सा ज़्यादा नहीं एक कुछ कम से कम समझ लीजिए अपना। तो ये था हमारा जीडीपी जीएनपी। अब आप एक टर्म सुनते होंगे प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, ये भी कई बार पूछा जाता है। पर कैपिटा इनकम है। तो हमारा जो घर है भारत का, जैसा कि मैंने संदर्भ लिया था, अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि हमारे देश का टोटल इनकम कितना है। तो हम क्या करेंगे, पर कैपिटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल आय मतलब राष्ट्रीय आय, जो हमारा राष्ट्र का इनकम है, और हमारी जो अच्छी खासी अरबों अरबों की जनसंख्या है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो हम अपनी कुल जनसंख्या को उससे डिवाइड करेंगे। अरबों खरबों की हमारी जो जनसंख्या है, खरबों नहीं पहुंचे हैं लेकिन अरबों की जो जनसंख्या है उसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। अगर एक घर में 5 लोग हैं और घर की इनकम 10,000 की है तो हमें पर कैपिटा इनकम क्या करेंगे, टोटल इनकम 10,000, मेंबर कितने हैं बट्टा 5, तो क्या निकल जाएगा कि हर आदमी को 2,000 मिल रहा है। और कई बार जब आप पढ़ते होंगे कि जब भारत का क्या कहें कि भारत की तुलना दूसरे देशों से की जाती तो बोला जाता है कि अरे वो देश तो इतना अच्छा है, वो इतना अच्छा है, वहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है प्रति व्यक्ति आय वो इतनी अच्छी है। तो आप ये भी तो देखिए, वो देश में अगर 1 लाख भी कमा रहा है और 5 मेंबर है तो हर किसी को 20-20 हज़ार मिल जा रहा है। भारत की बात करें तो आपको पता है हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है। हाईली क्या मतलब, रिकॉर्ड हम लोग चाइना को पीछे करने वाले कर चुके हैं एक्चुअली डेटा से। एक्चुअल हम लोग क्या किए, चाइना को पछाड़ दिए जनसंख्या में। तो अगर हमारी इनकम बहुत ज़्यादा भी है तो लोग बहुत है ना, इसीलिए हमारे कंपैरिजन में इनकम पर कैपिटा इनकम कम दिखती है हमारी। तो ये कोई बहुत बड़ा बवंडर नहीं है। इसके अलावा पर कैपिटा इनकम से ही एक सवाल बनता है कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो आपसे पूछा जाता है कि किसी भी देश के जीवन स्तर को अच्छे तरीके से प्रदर्शित क्या करता है, या किसी देश के आर्थिक विकास का अच्छा सूचक क्या, आर्थिक समृद्धि का अच्छा सूचक क्या है, तो पर कैपिटा इनकम को माना जाता है। ये क्या बताता है, जीवन स्तर, किसी भी देश के लोगों का जीवन स्तर कैसा होगा। जीवन का स्तर का मतलब भी होता है जैसे हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन वगैरह जितनी चीज़ें वो समझ आता है। पोषण स्तर, जीवन स्तर कैसा होगा, जीवन स्तर कैसा होगा ये बताता है पर कैपिटा इनकम। ये पूरी तरह से नहीं बताता है कि हमारे देश में ही बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो एक अलग बात है। यहाँ भी क्या होता है, ये बस बता देता है कि हर आदमी को इतना मिल रहा है, भारत के हर इंसान को मिल रहा है। तो आप इसमें ये भी याद रखेंगे साथ में कि जीवन स्तर को ये प्रदर्शित करता है, किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि को दिखाने का एक अच्छा सूचक माना जाता है पर कैपिटा इनकम को। तो ये थी नेशनल इनकम से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स। अगली क्लास में हम बाकी की चीज़ों पर डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, और साथ ही हम लोग प्रीवियस ईयर जो भी नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं पूछे